गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। इसका मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या वो हमारे दुश्मन हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या वो हमारे लिए यूज़फुल हैं या वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। सो लेट अस जस्ट रिकॉल क्विकली जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसके बाद उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस सी. So you have seen several kinds of plants and animals. However, there are some other living organism around us which we normally cannot see. ऐसे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को हम देख सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कोई मैग्नीफाइंग ग्लास या यूज़ करना पड़ेगा एक माइक्रोस्कोप। उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड सरफेस गेट्स कवर्ड विद द ग्रेइश वाइट पैचेस। सिर्फ ब्रेड नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी रोटी भी बाहर पड़ी रह जाए और मॉइस्ट जगह हो, वहाँ पे एयर के अंदर मॉइस्चर हो, तो उसकी वजह से जो रोटी पड़ी हुई है बाहर पड़ी पड़ी धीरे 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 उसके ऊपर एक वाइट ग्रे कलर की लेयर सी चढ़ जाती है। दैट लेयर इज ऑल्सो फाउंड इन द केस ऑफ ब्रेड। तो वो जो सरफेस है वहाँ पे वो जो पैचेस वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, तो अगर उसको हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमें ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एक्टिविटी बताई गई है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या बोला है कि सिंपली सॉइल हमने लेनी है, थोड़ी सी मिट्टी लेके पानी में उसको घोल लेना है। उसके बाद उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। सेकेंड एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। एक पॉन्ड से उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें से एक ड्रॉप पानी लेके उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। अब बेटे इन दोनों ही सिचुएशंस में उस माइक्रोस्कोप के अंडर हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि जो पानी है पॉन्ड का उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो सॉइल है सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? जो इन दोनों एक्टिविटीज़ में जो वाटर लिया गया है उसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा गया तो क्वेश्चन है कि क्या उस सिचुएशन में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं? So these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are also small in size that they cannot be seen with unaided eye. Unaided eye या aided eye, इन चीज़ों का क्या डिफरेंस है? Unaided eye का मतलब वो आँख जिसमें आपने कोई ग्लासेस नहीं लगा रखी हैं, जिसके आगे आपने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं रखा है, जिसके साथ आप कोई माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर रहे हो, उनको बोलते हैं हम अनएडेड आई। तो ये माइक्रोब्स जो हैं वो इतने छोटे हैं कि उनको अनएडेड आई से नहीं देखा जा सकता। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। जो फंगस की बात हम कर रहे थे कि अगर रोटी बाहर पड़ी रह जाए या ब्रेड बाहर पड़ी रह जाए और मॉइस्ट सिचुएशन हो तो क्या हो जाता है, वहाँ पे फंगस जनरेट हो जाता है। वो फंगस हमें नेकेड आई से नज़र आता है, लेकिन वो नेकेड आई से जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो एक सिंगल फंगस नहीं है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो बहुत सारे हैं और उनमें से किसी एक को अगर हमें देखना है तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 मेजर ग्रुप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। इसके अलावा भी और हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर्स, जो इसके आगे हम फिगर्स देखेंगे। उसके अलावा बेटे 4 यहाँ पे बताए हैं। 5वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, इसी की वजह से हम लोग सारे अपने घरों में बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।
So viruses are also microscopic, but they are different from other microorganisms. Very very important बेटे, जो वायरस है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है. जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है वो है कोरोना वायरस के स्प्रेड की. तो वो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है वो एक वायरस है. लेकिन वो जो ऊपर वाले सारे वायरसेस हैं, जो ऊपर वाले सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, उनसे अलग है. उनसे अलग क्यों है? एक वायरस जो है वो उसका अपने आप में एक फुल सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. वो तब सर्वाइव करता है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर चला जाता है. जैसे कि जब ये वायरस किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो या किसी एनिमल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, तो वहाँ से वो अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. उससे और वायरस जनरेट होते रहेंगे. अगर वो वायरस सिर्फ एयर में रहता, किसी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है, तो उसकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है. जो बैक्टीरिया है, फंगी है, उनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन वायरस की सिर्फ तब हो पाएगी जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाएगा. They however reproduce only inside the cells of the host organism. host organism कौन सा organism? जिस organism के अंदर वो enter कर चुके हैं, उसी के अंदर जाके वो reproduction कर सकते हैं, आगे से आगे आगे और नए viruses को generate कर सकते हैं. which may be a bacterium, plant और animal. तो उनका होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? वो किसी बैक्टीरिया के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, किसी प्लांट के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, या किसी एनिमल के अंदर भी एंटर कर सकते हैं. और जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करते हैं, वो उस सेल का कंट्रोल ले लेते हैं और उसके साथ आगे से आगे अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ाते हुए और सेल्स को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि जो फ्लू होता है, उन सब चीज़ों के पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वायरस की है. कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, एंड मोस्ट कफ्स, जो खांसी हो जाती है, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? दैट इज ऑफ द वायरसेस. सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होती हैं. तो अभी हमें कितनी वायरल डिजीजेस के बारे में पता लग गया. अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेम सम ऑफ द वायरल डिजीजेस, तो वायरल डिजीजेस कौन सी हैं? कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, उसके अलावा पोलियो है और चिकन पॉक्स है. ये सारी बीमारियां किसकी वजह से हैं? वायरस की वजह से. डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, दे आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, नेम द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआस, तो एग्जाम्पल क्या होगी? डायसेंट्री एंड मलेरिया. वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस. जो टाइफाइड है और ट्यूबरकुलोसिस है, ये दोनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू बैक्टीरियाज. ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. ये आपके पास बैक्टीरियल डिजीजेस की एग्जाम्पल आ गई. अब मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ. तो हमें क्या पता लगा? वायरल डिजीजेस जो थी उसमें एग्जाम्पल कौन सी थी? कोल्ड थी, इन्फ्लुएंजा थी, और साथ में पोलियो और चिकन पॉक्स. ये 4 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं वायरल डिजीजेस की. उसके बाद हमने प्रोटोजोआ डिजीजेस के बारे में पढ़ा. वो कौन सी थी? डायसेंट्री एंड मलेरिया. देन हमने पढ़ा बैक्टीरियल डिजीजेस. वो कौन सी हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपको टेस्ट में, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7. अब उसके आगे हम देखते हैं. यहाँ पे बेटे, यहाँ पे इस पेज पे हमें कुछ एक फिगर्स दिखाई गई हैं. जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर जो कॉमनली हम लोग एनिमल्स अपने सराउंडिंग में देखते हैं, उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है. इनमें से कुछ हैं जो एक सिंगल सेल की तरह दिखते हैं, कुछ जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स की तरह दिखते हैं. जैसे कि जो आपको बैक्टीरिया दिख रहा है वो सारे सिंगल सेल जैसे ही दिख रहे हैं. उसके बाद एल्गे जो हैं वो थोड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. फंगाई जो हैं वो उससे भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. जो प्रोटोजोआ हैं वो भी एक सिंगल सेल जैसे ही हैं. तो इसका मतलब है कि कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली बड़े हो सकते हैं. इसके बाद बेटे नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अभी, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते कहाँ पे हैं? They may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular just like algae and fungi. अब बेटे अगर आपको ये पूछ लिया जाए, name the microorganisms which are single-celled.
सिंगल सेल्ड का बेटे क्या मतलब होता है? पहली चीज़ तो ये आपने समझनी है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें से किसी का भी बॉडीली स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी के भी हार्ट नहीं है, किसी के लंग्स नहीं हैं, किसी का ब्रेन भी नहीं है। ये सारे जो हैं ये बिल्कुल ओपन सिस्टम है इनका। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अमीबा, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा। जो अमीबा है वो क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल है, उस एक ही सेल के अंदर फूड एंटर होगा, उसी के अंदर डाइजेस्ट होगा, उसी के अंदर उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी जनरेट होगी और उसी से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी से बाहर थ्रो कर दिए जाएंगे, उस सेल से बाहर थ्रो कर दिए जाएंगे। तो उसके अंदर कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक सेल है। उसके कंपैरेटिवली जो उससे थोड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक से ज़्यादा सेल होंगे, लेकिन ऑर्गन्स उनके अंदर भी नहीं होंगे, उनके अंदर भी डाइजेशन के लिए कोई स्पेशल जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं हैं, उनके अंदर ब्रीदिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन्स नहीं हैं। तो वो कुछ एक सेल्स जो हैं वो अपने आप से वो फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन their number of cells in them, they may be single celled and there may be multicellular जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल हैं, सिंगल सेलुलर जहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। तो एल्गी और फंगी जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, और जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल आ गई थी एल्गी और फंगी की। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो बहुत सारी तरह की एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। उनकी एनवायरनमेंट जो हो सकती है वो आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड एनवायरनमेंट, बहुत ठंडी जगह, वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। और कुछ एक जो हैं वो कहाँ पे रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे गर्म पानी की पानी जनरेट होता है अर्थ के नीचे से, अर्थ सरफेस के नीचे से, वहाँ पे भी रहते हैं। डेजर्ट्स में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी, और मार्शी लैंड्स में, मार्शी लैंड यानी कि वो जगह जहाँ पे दलदल हो, ऐसी जगह पे भी वो रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटर कर जाते हैं उसको वो अपना होस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बाकी एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। हमें पता है कि जैसे वायरसेस हैं वो किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके ही सर्वाइव कर सकते हैं, और ऐसे भी कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको किसी और के ऊपर जाके सर्वाइव करने के लिए जाना ज़रूरी नहीं है। सो नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अस। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, वो कहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कहाँ हमारे लिए हार्मफुल हैं। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and they cause diseases. Let us study about them in detail. So now we are going to begin with this. First is friendly microorganisms. सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। Microorganisms are used in various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. ये देखिए, अब जब हमारे खाने पीने की चीज़ें इनकी हेल्प से बनती हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गए, यूज़फुल हुए कि नुकसानदायक हुए। जब आपको ये बताया जाएगा कि जो दही आप सुबह खाते हो पराठे के साथ, उसे बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हेल्प की है, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे यूज़फुल बोलोगे कि हार्मफुल बोलोगे? ऑब्वियसली आप उसे यूज़फुल ही बोलोगे। तो इसका मतलब है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं किस चीज़ में, खाना बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। एजेस यानी कि बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एल्कोहल यानी कि शराब। अब आज के टाइम पे भी बेटे जो अल्कोहल की प्रोडक्शन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही होती है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है खमीर। तो खमीर क्या करता है, जब वो अपनी रेस्पिरेशन करता है, जो अपने डाइजेस्टेड फूड से जब एनर्जी जनरेट करता है, तो उस प्रोसेस के दौरान वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। वो अल्कोहल जो है उसके बाद में सेपरेट की जाती है और उससे जो किसी भी पर्पज़ के लिए अल्कोहल की प्रोडक्शन की गई, चाहे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए या अदरवाइज पर्पज़ के लिए, वो वहाँ से जनरेट होती है।
सो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटे जो डीकम्पोजर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल वेस्ट हैं चाहे प्लांट वेस्ट हैं, उनसे हमें छुटकारा दिलाते हैं। दे आर द डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स में सबसे बड़ी एग्जांपल जो है दैट इज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बेटे बैक्टीरिया हमने जो इसके यूज़फुलनेस पढ़ी है, उसमें एक हमने पढ़ी है कि अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, दूसरा हमने देखा कि कर्ड और ब्रेड और केक बनाने में यूज़ होते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उन सब की क्लीनिंग करके और उन्हें हार्मलेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो हैं ये डीकम्पोजर का काम करते हैं, हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में इनका यूज़ बताया गया है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में ये यूज़फुल हैं। ये सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे आर यूज्ड इन दी फॉर इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। बेटे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनको भी कुछ एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनमें एक न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं, या तो हमें उसके लिए फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, या दूसरा सबसे यूज़फुल मेथड क्या है, जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स की जड़ों के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता है और वो एयर से नाइट्रोजन लेके उसे ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो जैसे पंजाब में आप लोगों को पता है कि लगातार क्या होता है कि एक सीज़न में गेहूं उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, और दूसरे सीज़न में पैडी यानी कि राइस उगाया जाता है। उस वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को रीस्टोर नहीं कर पाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए और बीच बीच में कुछ ऐसी फसलें भी लगानी चाहिए जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं। अब जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ये ना तो वीट के प्लांट में होता है ना ही राइस के प्लांट में, ये कहाँ होता है, लेग्यूम्स के प्लांट में। तो लेग्यूम्स अगर लगा दिए जाएं बीच में तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। द नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड हमने ऑलरेडी देखा। बेटे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम आपने लर्न करना है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है, ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्पफुल है। आप लोगों ने देखा होगा रात के टाइम में आपकी मम्मी कैसे जाग लगाती हैं, वो दूध लेती हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करती हैं, उसके बाद थोड़ा सा दही उसके अंदर डाल देती हैं। वो जो दही है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो लैक्टोबैसिलस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जब उस दही के दूध के अंदर हमने ये थोड़ा सा दही डाल दिया, जो जाग डाल दी है, उससे उसके अंदर बैक्टीरिया चला गया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बड़ी आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकता है और बहुत सारे और बैक्टीरियाज को जनरेट कर देगा। एज अ रिजल्ट जो सारा दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। जो पनीर बनाते हैं हम, वहाँ पे भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। उसके अलावा पिकल और अदर फूड आइटम्स में भी यूज़ होता है। देन आप लोगों को पता होगा कि जो सूजी से इडली बनती है या भटूरे बनते हैं उसमें भी दही पड़ता है, तो क्लियरली वहाँ पे भी बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है। उसके अलावा केक्स और पेस्ट्रीज़ के लिए जो हमने आटा फुलाना होता है उसके अंदर यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट क्या होता है, खमीर। तो उससे पहले थोड़ी सी पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के खमीर को डाल दिया जाता है, उससे खमीर जो है वो प्रोड्यूस मतलब कि वहाँ पे अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी शुरू करता है। जब हम उसे आटे में डाल के गूंद देते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है, आटे को फुला देता है। सो दैट थिंग वी विल सी हियर। सी दिस थिंग, एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर, आधा किलो आटा या मैदा लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के उसे वार्म वाटर के साथ मिक्स कीजिए। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड अ मेक अ सॉफ्ट डो। नीड करने का क्या मतलब होता है, गूंथना। नीड यानी कि गूंथिए, क्या करना है, सॉफ्ट डो, सॉफ्ट आटा लगाना है वहाँ पे, हमने उसे सॉफ्ट गूंद देना है। गूंदने के बाद हमने क्या कर दिया है उसको, एंड यू ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटों के बाद आप देखोगे तो आप क्या देखते हो, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग।
डो राइजिंग यानी कि आटे का फूल जाना, वो आटा वहाँ पे फूल जाएगा। जब आपने यीस्ट पाउडर डाल के, आप जैसे कि नीचे वाली फिगर में देख रहे हो, जो आटा आपने गूंद के रखा था वो अपने डबल साइज का हो जाएगा। वो क्यों डबल साइज का हो गया, क्यों फूल गया? क्योंकि उसके अंदर जो यीस्ट था उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो आटा फूल गया। उसके बाद वो फूले हुए आटे के ऊपर अगर आप एक जाके मुक्का मारोगे तो आप क्या देखते हो, वो आटे के अंदर से हवा निकल जाएगी और फिर से वो नीचे हो जाएगा। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of this gas fill the dough and increase its volume. उसको फुला देते हैं. This is the basis of use of yeast in the baking industry for making breads, pastries, cakes. भटूरे बनाने में भी यीस्ट यूज़ होता है, तो उसका भी जब आटा लगाया जाता है तो उसके अंदर यीस्ट डाल दिया जाता है। इससे वो जो आटा है वो फूल जाता है और जो भटूरे हैं वो कैसे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमने अभी तक जो स्टडी किए हैं वो हमारे डेली यूजेस हैं। डेली यूजेस क्या थे, हम दही बनाने में यूज़ करते हैं, भटूरे बनाने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे खाने पीने की और आइटम्स, केक्स वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस का मतलब क्या है, वो जगह जहाँ पे इसको किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो आइटम्स हमें चाहिए उनकी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। सो कमर्शियल यूजेस में जो सबसे बड़ा यूज़ है यहाँ पे वो ये है कि जो इसको यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि शराब, वाइन भी उसी की कैटेगरी है, एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका। इन चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। यीस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अब अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूजफुल फॉर द अल्कोहल इंडस्ट्री, तो उसका आंसर क्या होगा, यीस्ट। For the purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. तो क्या किया जाता है, शुगर्स जो हैं, बेटे शुगर हमें अलग से वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें पता है जो फ्रूट जूसेस हैं उसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है। इसके अलावा जो बार्ली है, राइस है, वीट है, जो ये अनाज हैं, इनके दानों के अंदर भी शुगर प्रेजेंट होती है, सर्टेन अमाउंट में शुगर होती है। हालांकि वो हमें खाने में मीठे नहीं लगते हैं, बट इसके बावजूद उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में शुगर होती है। तो जब उनके साथ यीस्ट को मिक्स किया जाता है तो यीस्ट उस शुगर को यूज़ करते हुए अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे वहाँ पे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस फर्दर। दिस इज़ अ स्मेल ऑफ एल्कोहल इन द शुगर। यहाँ पे उन्होंने क्या एक्टिविटी की थी, उन्होंने थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन लेके उसमें थोड़ा यीस्ट डाल के उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा, उस 4-5 घंटों के बाद जब आप उसकी स्मेल लेके देखोगे, वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर तीखी सी स्मेल फील होगी। वो जो तीखी स्मेल है वहाँ पे, वो बेसिकली एल्कोहल की स्मेल है, एल्कोहलिक स्मेल आपको वहाँ से आएगी। और वो स्मेल क्या शो कर रही है कि उस चीज़ के अंदर जिसमें आपने सिर्फ यीस्ट और सिर्फ शुगर डाला था पानी के अंदर, वहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो चुका है। So this smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. This is also very important part. You should learn this one. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. So if you get a question like what do you mean by fermentation, then your answer will be the process of conversion of sugar into alcohol. तो fermentation क्या है, शुगर से अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, fermentation. लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड fermentation in 1857. तो ये आपको बता दिया कि 1857 में लुईस पैस्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। देन अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें सबसे बड़ा कमर्शियल यूज़ क्या था, विनेगर और अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यीस्ट को यूज़ करना। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as that of penicillin. जब बेटे आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है। एंटीबायोटिक बेटे वो टैबलेट्स होती हैं जो आपको बैक्टीरिया से बचाती हैं।
इसके अलावा वो आपको कुछ कैप्सूल्स दे सकते हैं। वो कैप्सूल्स जो हैं वो कुछ एक विटामिन्स के हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी एक मेडिसिन के भी हों। उसके अलावा वो आपको इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन एक यहाँ पे मेडिसिन का नाम बताया गया है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनमें से बहुत सारी मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाई जाती हैं। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। वो मेडिसिन क्या करती हैं जो डिजीज़ फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर से कि वो आपको एक एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ से बचाने के लिए यूज़फुल होती हैं। जो बेटे देखो, हर एक दवाई हर एक बीमारी का इलाज नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि हर एक दवाई के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नुकसान नहीं कर सकते हैं। एंटीबायोटिक पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको क्योर करने के लिए यूज़फुल होती हैं। जो वायरल डिजीज़ हैं, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब आपको कोल्ड होता है तो उस सिचुएशन में आप दवाई खा भी लो तो उससे कंजेशन हो जाती है, लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। उसका रीज़न क्या है कि जो वायरस है, वायरस से होने वाली बीमारियां, उनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। उनके लिए जो सबसे बड़ी यूज़फुल चीज़ होती है वायरल डिजीज़ से बचने के लिए, वो होती है आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हर केस में जो मेडिसिन हैं वो यूज़फुल नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है और आपकी इम्यूनिटी उससे कोप अप नहीं कर पा रही है, उससे आपको बचा नहीं पा रही है, तो फिर तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। जैसे कि कुछ एक बीमारियां हमने पहले भी देखी थी, चिकन पॉक्स वगैरह, तो वहाँ पे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो सम मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करती हैं, ये आपको बैक्टीरियल डिजीज़ से बचाती हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो बैक्टीरिया और फंगाई से कुछ एक जो ये मेडिसिन हैं एंटीबायोटिक्स वो प्रोड्यूस की जा रही हैं। उसमें एग्जांपल उन्होंने बताई है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि किससे प्रोड्यूस होती हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से और फंगाई की हेल्प से। Then comes in 1929, Alexander Flemings were working on the culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found that a spore of little green mold in one of the culture plates. He observed the process of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria from the mold penicillin was prepared. देखिए बेटे, यहाँ पे एक साइंटिस्ट की वर्किंग के बारे में बताया गया है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का कल्चर यानी कि उनका एक सैंपल लेके उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो लिटिल ग्रीन मोल्ड था, जो मोल्ड उन्होंने रखा वो फंगस था। वो फंगस वहाँ पे क्या कर रहा था, वो उन डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को उसने रोक दिया और बहुत सारे बैक्टीरियाज को उसने किल कर दिया। इसका मतलब क्या था कि वो ग्रीन मोल्ड जो था उसको यूज़ किया जा सकता है उस बैक्टीरियल डिजीज़ से लोगों को बचाने के लिए। सो उस जो वहाँ पे जो ग्रीन मोल्ड था उसकी हेल्प से वहाँ पे एक दवाई प्रोड्यूस की गई और उस दवाई का नाम रखा गया पेनिसिलिन। अब बेटे उसके आगे क्या है, कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन द एनिमल्स। देखिए बेटे, इंसानों को तो यूजफुल है ही है, साथ में एंटीबायोटिक्स को फीड ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि जो जानवर हैं जैसे कि बफलोज, काउज, और साथ में क्या बताया है, पोल्ट्री यानी कि जो हेन्स हैं, उनके अंदर भी माइक्रोब से इन्फेक्शन ना हो तो उनकी जो फीड है, उनका जो खाना है, उसके अंदर भी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देते हैं उनसे बीमारियों को बचाने के लिए। अब बेटे यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं नोटिस करवाना चाहूँगी। ये सुनने में चीज़ बहुत आसान लगती है कि कोई बीमारी होगी फटाफट से एंटीबायोटिक ले लो। अगर लाइव स्टॉक में, चिकन में या जो काउज़ हैं, बफलोज़ हैं, उनमें किसी बीमारी के होने का खतरा है तो फटाफट से उनको भी एंटीबायोटिक दे दो। लेकिन
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए, अगर एंटीबायोटिक्स का यूज़ एक्सेसिव होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उनको लिया जाता है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से उनको अपनी मर्जी से ले लिया जाता है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो रोग से लड़ने की ताकत है, जो इम्यूनिटी है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी ने खुद को उस हिसाब से डेवलप ही नहीं किया कि वो किसी बीमारी से लड़ सके। तो आपको ये दोनों चीज़ों के बैलेंस को समझने की ज़रूरत है कि जब बिल्कुल बीमारी से आपकी बॉडी नहीं लड़ पा रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। लेकिन अपनी मर्जी से ये सोच के कि मुझे ज़ुकाम लग गया, फटाफट से जाओ कोई मेडिसिन ले आओ खा लो, थोड़ा सी छींकें आनी शुरू हो गई, मेडिसिन लाओ खा लो। अपनी मर्जी से जो लोग गाय भैंस या जो लाइव स्टॉक है, जो पोल्ट्री है, उनको फटाफट से उनकी फीड के अंदर ये मेडिसिन देते जाओ। अब उनके अंदर जो मेडिसिन जाएगी अल्टीमेटली, अगर काऊ बफलो को दी है तो दूध के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर फिर से एंटर करेगी, अगर वो चिकन को दी है तो उनके एग्स के थ्रू वो फिर से हमारी बॉडी के अंदर, या उनकी फ्लैश के थ्रू फिर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी को अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने से रोकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन, देखो वही चीज़ आ गई। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है बेटे, डॉक्टर ने आपको बोला होता है कि ये 3 दिन दवाई खानी है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। हम क्या करते हैं, हम मान लो कि हमने 3 बार ले ली, आज ले ली सुबह और शाम, कल सुबह ले ली, और उसके बाद हमें लगा कि अब तो हम ठीक हो गए हैं। अब हम ठीक हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, दवाई खानी बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली जब आप ठीक हो गए थे उसके पीछे रीज़न क्या था कि आपने 3 बार वो दवाई खाई थी, उस दवाई ने उस ग्रोथ को रोक दिया था। आपको लगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन असल में क्या हुआ था, वो चीज़ जो बैक्टीरिया थी उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी दवाई की वजह से। जब आप 3 बार दवाई लेने के बाद चौथी बार दवाई नहीं लेते हो, डॉक्टर ने तो 6 बार लेने को कहा था, आप तीसरी बार के बाद नहीं लेते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो आपको प्रिस्क्राइब्ड कोर्स होता है, जो डॉक्टर ने बताया कि अगर 3 दिन लेनी है तो वो 3 दिन ही लेनी चाहिए। If you take antibiotics when not needed or a wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर आप अपनी मर्जी से लेते हो, डोज को कम ज़्यादा करके लेते हो, तो उन सिचुएशन में क्या होता है कि उस दवाई का असर आपकी बॉडी के ऊपर कम हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जब कभी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी उस बीमारी से बचने के लिए, तो उस दवाई का असर कम हो जाएगा, और दवाई का असर कम होगा तो फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग कोई और नई दवाई आपको देनी पड़ेगी। तो जो थोड़ी कम हार्मफुल वाली दवाई थी जिससे आप बच सकते थे, अब आपकी बॉडी जो है उसकी हेल्प से ठीक नहीं हो पा रही है। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, and they are caused by viruses. एंटीबायोटिक्स जो बेटे कोल्ड और वायरस से, जो कोल्ड जैसे कि वायरस से होने वाली बीमारी है, फ्लू जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, कोरोना वायरस भी वायरस से होने वाली बीमारी है, उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है। और ऑल्सो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो यूज़फुल बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, वो भी उससे किल हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो वैक्सीन्स वाला पोर्शन है दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइम।